जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, अपना पर्यावरण का जो है आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों। और पर्यावरण का हमारा निरंतर जो सेशन चल रहा है, जो हमारी क्लास चल रही है, वो 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों 7 बजे आप निरंतर अध्ययन करते रहें। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों, जहां पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, टेस्ट पेपर उपलब्ध हैं। तो आप ये मॉडल पेपर लगाएं, टेस्ट पेपर लगाएं और अपना आकलन करें। और एमपी के ओवरऑल स्टूडेंट में आपकी क्या रैंक आ रही है वो आप जान सकते हैं। ठीक है, एमपी में दोस्तों जितने भी लोगों ने परीक्षा ऐप की वो लगाई है, सीरीज लगाई है, उसमें भी आपको रैंक देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपके 150 में से कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये मॉडल पेपर जरूर खरीदें और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज कर लेना, तो ये 40% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें अपनी रह गई थी, है ना, और इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये चीज दोस्तों यहाँ तक शायद अपन ने पढ़ लिया था कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। कितने प्रतिशत होती है साथियों? ये प्रतिशत होती है अपनी 78%, यानी कि 78% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है और ये सर्वाधिक होती है ना, सभी लोगों को पता है। और भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा होता है? खादर, है ना। तो ये खादर याद रख लेना। मालाबार तट का मैदान किस राज्य में है? तो ये केरल में है, मालाबार का तट, है ना। केरल में दोस्तों आपको पता है कि शांत घाटी भी होती है ना, शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है, ये केरल में है। जैव विविधता के लिए जानी जाती है दोस्तों शांत घाटी, है ना, ये भी याद रख लेना है। और आपके जो केरल का तट है, जो पश्चिमी तट है, वो भी दोस्तों आपकी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। केरल। विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा तो वो कहा जाता है ब्राजील के वन को। ब्राजील की राजधानी दोस्तों ब्राजीलिया है और ब्राजील के जो वन हैं इनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, किस मैदान क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत की है? तो वो मैदानी क्षेत्र है बांगर। और दोस्तों आपको बताना है कि मध्य भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। हरित क्रांति कौन सी फसल से संबंधित थी वो भी आपको बतानी है, तो कमेंट में जल्दी से लिखो। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो उसका अधिकतम प्रतिशत आता है सिक्किम का। राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है सिक्किम, है ना, सिक्किम राज्य का। और धुएं से आंख में जलन पैदा करने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो है नाइट्रस ऑक्साइड। आपने देखा होगा अक्सर अगर जहां धुआं होता है और धुएं में दोस्तों आपको जलन होती है और आप आंखें ऐसे करने लगते हो, है ना, तो जलन होती है, इसका कारण होता है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि स्वामीनाथन साहब, है ना, मिस ललिता जी, मंजुला जी, स्वामीनाथन साहब जो थे ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और गेहूं की फसल के लिए ये हरित क्रांति इसके उत्पादन के लिए दोस्तों चलाई गई थी। ठीक है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड धुएं से आंख में जलन पैदा करता है। और यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि आसमान का रंग कैसा है। नीला है। अगर वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? आसमान का रंग हो जाएगा काला, काला हो जाएगा, इसको याद रख लेना है। ठीक है, काला। सबसे निम्न तापमान किस मंडल का होता है? सबसे निम्न तापमान बताना है दोस्तों किस मंडल का होता है। तो आपको पता होगा कि हमने वायुमंडल की 5 परतें पढ़ी हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना। तो सबसे कम जो तापमान होता है वो किस मंडल का होता है? मध्य मंडल का होता है। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, मध्य मंडल सबसे कम तापमान होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और मध्य मंडल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपने सुना होगा कि आपकी एमपी टेट के लिए बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि एमपी टेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि दोस्तों आप अध्ययन करें, अध्ययन करने में कोई खराबी नहीं है, अध्ययन करते रहें, पेपर हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अध्ययन करेंगे तो ये आपका काम में जरूर आएगा, ये बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, तो समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छुपी वस्तुओं का पता लगाने से किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तरंग का। पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने,
छिपी वस्तुओं का पता लगाने और इनके लिए पराश्रव्य तरंगों का क्या होता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर पूछा जाता है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के शिखर पर विषाक्त सामग्री की वृद्धि को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जैविक आवर्धन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पवन चक्कियों स्थापित करने का सबसे अच्छा स्थान क्या है, तटवर्ती क्षेत्र पवन चक्कियों का, ठीक है। इसको याद रखेंगे और इसको तटवर्ती क्षेत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, ताप भौमजल से बताना है तो इससे कौन सी होती है, भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो भूतापीय ऊर्जा होती है इससे, है ना। शैवाल गुच्छों के लिए किस वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, शैवाल गुच्छों के लिए, तो शैवाल गुच्छों को दोस्तों यूट्रोफिक इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना। छोटे कच्छ के रण में किसका आवास है, तो कच्छ के रण में आपको पता है भारतीय जंगली गधा जो है ना, यहां पर कच्छ के रण में पाए जाते हैं, गुजरात में भारतीय जंगली गधा। अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है, तो मैंग्रोव पारितंत्र में पाई जाती है, मैंग्रोव, है ना, मैंग्रोव पारितंत्र में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है, इसको भी याद रखेंगे। और गुआनो निक्षेपों में बहुतायत में पाया जाता है, तो पाया जाता है नाइट्रोजन या फिर नाइट्रेट, गुआनो निक्षेपों में। एक पारितंत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या को क्या कहते हैं, तो प्रजातियों की समृद्धि, प्रजातियों की समृद्धि इसे कहा जाता है ना। और भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बाद अपन पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के भी कुछ देंगे, है ना। इसको देखते हैं दोस्तों, जैव विविधता के मुख्य स्थलों की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो आवास का विनाश, ये जैव विविधता के प्रमुख स्थलों की प्रमुख विशेषता नहीं है, प्रमुख स्थलों की, ठीक है। और आपको पता है कि जो जैव विविधता है आवास के विनाश से भी प्रभावित होती है ना, इसको याद रखेंगे, आवास के विनाश से। और आवास का जो विनाश हो रहा है दोस्तों, जिससे जैव विविधता क्या हो रही है, घट रही है, विभिन्न जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, इसलिए जीव जंतुओं के पास जब आवास नहीं रहेगा तो निश्चित ही उनकी संख्या में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। संकटग्रस्त प्रजातियों के अवैध शिकार को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं और इनका अवैध शिकार, तो इसे अवैध शिकार ही कहा जाता है। जैसे बात करें कि शेर का शिकार करते हैं कुछ लोग, है ना, तो ये अवैध शिकार माना जाता है, इस पर रोक लगा दी गई है ना। अब शिकार करना बिल्कुल कानूनन अपराध है। भारत में पाया जाने पहले बहुत शिकार होती थी, मोर और बहुत ही कम बची हैं दोस्तों जंगलों में, है ना, इनके भी बहुत शिकार हो चुके हैं। और भारत में पाए जाने वाला अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरन है, तो वो है काला हिरन। अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरन माना जाता है दोस्तों काला हिरन। आपको पता होगा इस काले हिरन को क्या मारने के लिए सलमान खान साहब जेल गए थे, है ना, तो इसको भी याद रख लेना, काला हिरन इस संबंध में गए थे, काले हिरन के संबंध में, ठीक है। शिकारी पक्षियों में डीडीटी के जमाव से होते हैं, तो क्या होते हैं, अंडे समय से पहले फूट जाते हैं तथा अंडों के खोल पतले हो जाते हैं, काय के जमाव से, डीडीटी के जमाव से। मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जाता है, तो कंटूर खाइयां और बांध गैबियन द्वारा। ये दोस्तों अगर बांध बना दिया जाता है तो मृदा अपरदन रुक जाता है, पानी जो है वो तेजी से नहीं भागता, है ना, और पानी का क्या हो जाता है, यहाँ एकत्रित हो जाती है। तो कंटूर या फिर खाइयां, इनसे क्या होता है कि मृदा का अपरदन कम होता है ना, तो इनको नियंत्रित किया जाता है, पेड़ पौधे लगाकर नियंत्रित किया जाता है, पशुचारण को कम करके नियंत्रित किया जाता है। अपशिष्टों को खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो प्रक्रियाशील होने पर अपशिष्टों को खतरनाक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्षा जल संचयन लागू करने के लाभ क्या हैं दोस्तों, भूमिगत जल के स्तर का पुनर्भरण करना, जल के बहाव को कम करना तथा बाढ़ से बचना, ये वर्षा जल संचयन के लागू करने के क्या होते हैं, लाभ होते हैं, है ना। ओजोन परत के ह्रास का कारण क्या होता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है दोस्तों, ओजोन परत के ह्रास का कारण है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, है ना। कैंसर फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कार्सिनोजन, कार्सिनोजन ये कहलाता दोस्तों कैंसर फैलाने वाला एजेंट। जनसंख्या वृद्धि मापने का उपाय क्या है, वृद्धि दर, डबलिंग टाइम।
ये जनसंख्या वृद्धि मापने का उपाय है। जन्म नियंत्रण का अस्थायी तरीका क्या है दोस्तों, इसको भी आपको याद रख लेना है। कंडोम, अंतःगर्भाशय उपकरण, गर्भ निरोधक गोलियां, ये जन्म नियंत्रण का अस्थायी तरीका माना जाता है ना। चेरनोबिल के अलावा नाभिकीय दुर्घटना हुई थी तो 3 माइल्स आइलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है दोस्तों। चेरनोबिल के अलावा नाभिकीय दुर्घटना जो हुई थी वो हुई थी 3 माइल्स आइलैंड में, जो कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना। बीड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है तो तेंदू का पत्ता प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में। तेंदू का वृक्ष आपने देखा होगा। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है टेसू को। टेसू का वृक्ष आपने देखा होगा दोस्तों, इसे कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वाहनों में कैटेलिक कन्वर्टरों का उपयोग किया जाता है तो वायुमंडल में हाइड्रोकार्बनों के निकास को कम करने के लिए इनमें किया जाता है। इसको याद रख लेना है। और इसको याद रखेंगे करने के लिए श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने एक विश्वविद्यालय बनाया जो पर्यावरण आधारित दर्शन की शिक्षा देता था, वो देता था शांति निकेतन। शांति निकेतन इसका सही हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के लास्ट में ही पूछना, है ना। शांति निकेतन आपका सही होगा। विश्वव्यापी तापन के कारण नहीं होता तो पूरे विश्व में कृषि उत्पादकता में वृद्धि ये नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटे छोटे प्रश्न थे। अब हम पर्यावरण शिक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपने सिद्धांत हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, और बहुत सारे साथी ये मान बैठे हैं कि अब परीक्षा होनी नहीं है, लेकिन जब तक आपकी डेट व्यापम द्वारा फिक्स ना कर दी जाए कि अब परीक्षा नहीं होनी है, जब तक आपको हार नहीं माननी है ना। लगे रहो, अगर परीक्षा हो गई तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। पर्यावरण शिक्षा आधारित है तो बाल केंद्रित है दोस्तों पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ सुझाती है तो क्या सुझाती है, बच्चों के स्कूल जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। ये क्या, पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। पर्यावरण के अध्ययन में पाठ्यक्रमों को बांटा गया है तो 6 थीमों में बांटा गया। वो थीम कौन कौन सी हैं, ये थीम देख लें दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अवश्य बन जाता है। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को कितनी थीमों में बांटा गया, 6 थीमों में। कौन कौन से, परिवार एवं मित्र, भोजन, है ना, पानी या जल, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये 6 थीमों में बांटा गया है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो परिवार एवं मित्र है, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा है, हम चीजें कैसे बनाते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, निम्न में से बताइए कि कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की थीम है या फिर थीम नहीं है। इन थीमों को आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, ईबीएस संक्षेपण का अर्थ क्या है दोस्तों, ईबीएस संक्षेपण ये 2019 में सीटीईटी में पूछा गया है। ईबीएस संक्षेपण यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना, ये एनवायरमेंटल स्टडीज का क्या होता है, संक्षेपण ईबीएस। एनसीएफ 2005 सिफारिश नहीं करता तो किसकी सिफारिश नहीं करता, एनसीएफ 2005 ये नहीं करता कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, है ना, ये एनसीएफ इसकी सिफारिश नहीं करता। ठीक है, और कक्षा 3 में 5 तक की एनसीईआरटी की हिंदी एवं अंग्रेजी में पर्यावरण का शीर्षक क्या है, तो पर्यावरण का शीर्षक है आसपास। हिंदी में आसपास, हिंदी में क्या है, आसपास। और अंग्रेजी में दोस्तों लुकिंग अराउंड, अंग्रेजी में लुकिंग अराउंड और हिंदी में आसपास। ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देख लेते हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये नहीं माना जाता। ये तो कोई भी शिक्षण में नहीं माना जाता दोस्तों, आपको पता होगा, रटकर तो महत्व देता ही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर होता है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, ये होता है दोस्तों बाहर के जीवन से, है ना। वैसे भी हम बोलते हैं कि पर्यावरण यानी कि आसपास का वातावरण। ठीक है, तो वो ही है प्राथमिक स्तर पर कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करना, सहायता करना, ये इसका प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण की विधियां देख लेते हैं दोस्तों, जैसे किंडरगार्टन विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, कहानी विधि है, खोज विधि है। इनको देखें, मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो मारिया मॉन्टेसरी मानी जाती है। मॉन्टेसरी आया तो यहाँ भी मॉन्टेसरी आया। ठीक है,
किंडरगार्टन के कौन है तो फ्रॉबेल हैं किंडरगार्टन के, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के कौन है तो किलपैट्रिक हैं, है ना। अन्वेषण या खोज विधि के कौन है तो आर्मस्ट्रांग हैं, ठीक है। तो इनको याद रख लेंगे, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट विधि, अन्वेषण एवं खोज विधि, है ना, इनको सभी लोग याद रखेंगे। और भी इन विधियों को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विधि हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन विधियों से एक आध पूछ ही लिया जाएगा। फिर सिद्धांत देखें तो सिद्धांत में संबंधवाद की बात करें तो थांडाइक, संबंधवाद के जो प्रवर्तक है थांडाइक हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है। प्रबलन सिद्धांत हल ने दिया। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत बर्दीमर, कोहलर और कोपका साहब ने दिया अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया तो ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने। इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। क्लासिक अनुबंधन पावलाव ने दिया, क्लासिक अनुबंधन पावलाव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने। तो ये अनुबंधन है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्रिया प्रसूत अनु स्किनर, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, स्किन ये हमेशा क्रिया करती रहती है, हमारी स्किन क्रिया करती रहती है, इसलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर। और क्लासिकल ए पावलाव। हम बोलते हैं ना कि पाव जो होना चाहिए, आप पाव भाजी खाना खाने जाते होंगे पाव भाजी, और पाव भाजी बोलते यार क्लासिकल पाव भाजी खवाओ, तो क्लासिकल में पावलाव और क्रिया स्किन करती तो स्किनर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बात करें आयोग समितियां, आयोग समितियां में एसपाल समिति दोस्तों ये 1992-93 की बनी थी। और शिक्षा बिना बोझ के, इसका दोस्तों प्रमुख उद्देश्य था क्या, शिक्षा बिना बोझ के, किसका, यशपाल समिति का, है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग, ये दोस्तों 1948-49 में बना और इसको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है ना, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग को ही कहा जाता है। डॉक्टर DS कोठारी आयोग 1964 में दोस्तों, और सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा इसका उद्देश्य था कोठारी आयोग का, है ना। और देखते हैं जस्टिस JS वर्मा समिति 2012 में बनी। शिक्षकों की दक्षता की समय समय पर जांच, ये जस्टिस JS वर्मा समिति का उद्देश्य था। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कि जस्टिस JS वर्मा समिति का उद्देश्य क्या था, है ना। डॉक्टर DS कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था, डॉक्टर S राधाकृष्णन आयोग को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये सब शिक्षा से संबंधित थे दोस्तों, तो ये आपको पता होनी चाहिए। शिक्षकों की दक्षता की समय समय पर जांच से संबंधित कौन सा आयोग बना, तो आपको पता होनी जस्टिस JS वर्मा समिति बनी 2012 में, जो शिक्षकों की दक्षता की समय समय पर जांच करेगी। तो इन आयोग से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है ना, चूंकि आपकी विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा होनी है तो जरूर कहीं से ना अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। चार्ल्स वुड समिति 1854, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड समिति, है ना, 1854 को कहा जाता है। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में बना। हंटर, महिला शिक्षा का विकास करना इसका उद्देश्य था, महिला शिक्षा का विकास करना, किसका, हंटर आयोग का। फिर देख लेते हैं सर्जेंट समिति, तो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इसका उद्देश्य था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य, वैसे 14 वर्ष है ना, 6 से 14। तो सर्जेंट समिति बनी थी 1944 में, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आयोग और अध्यक्ष और वर्ष। तो देखो भारतीय आयोग, इसके कौन थे, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, विलियम हंटर थे। 1882 में दोस्तों ये आयोग बना था। सर्जेंट आयोग के कौन थे, सर्जेंट थे, 1944 में ये आयोग बना। माध्यमिक शिक्षा आयोग के कौन थे, तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, है ना, 1952-53 में ये आयोग बना था। अब सीधा सा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो आपको याद रख लेना है कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हंटर पढ़ते हैं, हंटर, है ना। आप लोगों को पता होगा कि जब अपन लोग शिक्षा, अब तो क्या है, अब ना शिक्षक मार सकते हैं बच्चों को ना कुछ, अपन लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी में तो क्या पढ़ते थे, हंटर, है ना। भारतीय शिक्षा आयोग शिक्षा में क्या पढ़ते, हंटर, तो विलियम हंटर, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। सर्जेंट में सर्जेंट ही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है ना, तो लक्ष्मण माध्यमिक शिक्षा में पढ़ता है, इस प्रकार से याद रख लेना, लक्ष्मण माध्यमिक शिक्षा में पढ़ता है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये थोड़ा बहुत आपको याद रह जाएगा, है ना। फिर और भी चीजें हैं जिनको देखते हैं दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो कई बार पूछा भी गया है,
1987-88 में दोस्तों एक कार्यक्रम चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो 1987-88। फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में ये चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों डॉक्टर कस्तूरी रंगन 2017 में ये चलाई गई, ठीक है, इसको याद रखेंगे, कस्तूरी रंगन। महिला शिक्षा आयोग पर राष्ट्रीय समिति तो दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958, है ना, दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 में महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति ये बनी थी। तो ये कुछ अभियान थे, कुछ आयोग थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया, है ना। यहाँ से भी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते जाओ। और पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, वो बताता है अवबोध का भार कम करने की जरूरत, ये बताता है दोस्तों बोझ के बिना शिक्षा, है ना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की खेल विधि आधारित है, तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि ये आधारित है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, तो क्या है, छात्रों का विश्वास, ये सबसे बहुमूल्य निधि मानी जाती है। परियोजना विधि के 6 मुख्य सोपान कौन से हैं, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, है ना। एक तो स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा परियोजना विधि का सोपान नहीं है। तो अगर परियोजना विधि का सोपान आपको आता है, जैसे बात करें स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड रखना, इनको आप याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन बनेगा जरूर, ठीक है, इनको याद रखेंगे। पर्यावरण की सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है, किसमें, प्रयोगशाला विधि में, ये सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है ना। तो ये प्रयोगशाला विधि है। भाषा सुपोबली सीखने का सही क्रम क्या है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना, ये भाषा के जो कौशल हैं ये इनका क्रम हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो अफेजिया, डिस्कैलकुलिया, ये सभी लोगों को पता है, लेकिन इसको एक बार भी याद और रख लेना है। जैसे बात करें कि पढ़ने की अक्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसे एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, ये भी याद रख लेना है। कभी कभी एलेक्सिया भी आ गया तो भी आपको याद रख लेना है, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, है ना, ये क्या है, पढ़ने की अक्षमता है। और देखें मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, अफेजिया भी इसे कहते हैं, डिस्फेजिया भी कहते हैं, ठीक है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणित से की सीखने की अक्षमता डिस्कैलकुलिया। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, डिस्कैलकुलिया आदि से यहां से बनता ही है, चाहे वर्ग 2 उठा के देख लो, चाहे वर्ग 1 उठा के देख लो, सब में पूछे गए हैं ये प्रश्न, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए दोस्तों सर्वाधिक जो श्रेष्ठ तरीका माना जाता है वो माना जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता। आपसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से बताइए कौन सा एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए कि एक अच्छे परीक्षण में विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यवहारिकता भी होती है ना, ये याद करना है। जिन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होता है कहलाते हैं, तो वो मुक्त अंत वाले कहलाते हैं, मुक्त अंत वाले, ठीक है, जिनके अलग अलग होते हैं। जैसे बात करें कि कोई एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो उसका उत्तर एक ही होगा दोस्तों, कोई भी बताए, मैं आपसे पूछूं तो आप तो वो ही बताओगे, कोई भी बताएगा वो ही बताएगा, एक ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर अलग अलग होते हैं, है ना, मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं, है ना। जिन प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है वे बद्ध अंत वाले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बद्ध अंत वाले, बद्ध और मुक्त, इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब और भी देख सकते हैं, और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में और आपको देखना है। जीआई टैग दोस्तों, जीआई टैग अथवा भौगोलिक सांकेतिक उस उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। जैसे किसी के लिए दोस्तों कोई भी चीज है वो केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती है, बाकी और कहीं नहीं पाई जाती,
तो उस चीज को जीआई टैग मिल सकता है। ठीक है, यहां पर देखें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये यहाँ के रसगुल्ला को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है ना, जीआई टैग रसगुल्ला। कंदमाल हल्दी, ये उड़ीसा में, इसको भी जीआई टैग दिया गया। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय है ना। और सिरसी सुपारी को, ये जो कर्नाटक की है सिरसी सुपारी, इसे भी जीआई टैग मिला 2019 में। मरयूर गुड़, गुड़ आता है केरल का मरयूर गुड़, इसे 2019 में जीआई टैग मिला। अल्फांसो आम, महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को भी मिला है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए किसे जीआई टैग नहीं मिला, तो अल्फांसो आम को मिला है, मरयूर गुड़ को मिला है। कुर्ग अराबिका कॉफी, इसे भी मिला है जीआई टैग। अराकू वैली अराबिका कॉफी, इसे आंध्र प्रदेश की, इसे भी जीआई। और सांगली की हल्दी जो है, इसे भी जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग आपको याद रखना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक क्या है, तो निदानात्मक मूल्यांकन एक तकनीक मानी जाती है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य